कला। जो पत्र लेखन होता है ना, वो कैसे लिखा जाता है? तो आपके सामने मैं बताना चाह रही हूँ एक उदाहरण सरकारी पत्र का। सरकारी पत्र कैसे बनता है? जैसे सरकारी पत्र आप कोई लिख रहे हैं, तो उसमें प्रेषक, उसका नाम, उपसचिव, भारत सरकार के नाम लिख रहे हैं आप। भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय नई दिल्ली दिनांक 1 जुलाई 2008 प्रति कुलपति अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा। विषय अनुसंधान छात्रवृत्तियाँ। मतलब हम जो लेटर लिख रहे हैं, तो रिसर्च में छात्रवृत्ति कैसे मिलती है उसके ऊपर से लिख रहे हैं। तो क्या लिखेंगे? महोदय, मुझे ये सूचित करने का निर्देश हुआ है कि भारत सरकार संस्कृत भाषा व साहित्य के अध्ययन व अनुसंधान के लिए एक विशेष विभाग देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर में स्थापित करना चाहती है। प्रारंभ में केवल 75 दिनों के अध्ययन की व्यवस्था होगी व प्रत्येक छात्र को 300 रुपए मासिक की छात्रवृत्ति 3 वर्ष तक दी जाएगी। भारत सरकार इस कार्य में होने वाले व्यय का अनुमान जानना चाहती है ताकि वह भी कार्यवाही की जा सके। संपूर्ण व्यय विवरण व जानकारी 23 जुलाई 2008 तक अवश्य प्रेषित करवा दें। हवदिए हस्ताक्षर एम नाथन उप सचिव भारत सरकार। ये हमने जो देखा है आपका, ये हमने देखा कि आपने किस प्रकार से सरकारी पत्र को लिखा। इसमें हमने अनुसंधान छात्रवृत्ति के लिए काम किया है। अनुसंधान छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए किस प्रकार से हम कार्य को लिख सकते हैं या एक पत्र लेखन को लिख सकते हैं। उसी प्रकार हम बात करते हैं हमारी अर्ध सरकारी पत्र की। डेमी ऑफिशियल लेटर जिसे कहा जाता है, वो कहलाता है आपका अर्ध सरकारी पत्र। अर्ध सरकारी पत्र में औपचारिकता और अनौपचारिकता दोनों रहती है। विषय सरकारी होता है और संबोधन असरकारी या निजी भी हो सकता है। जब किसी अधिकारी का ध्यान व्यक्तिगत रूप से किसी प्रकरण की ओर दिलाना हो या जिस पर कार्रवाई होने में अधिक विलंब हो चुका है अथवा कोई प्रकरण बहुत जरूरी है या सरकारी तौर से अनुस्मारक भेजने पर कोई उपयुक्त उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है, तो ऐसी स्थिति में अर्ध सरकारी पत्र लिखा जाता है। इस पत्र की भाषा मैत्रीपूर्ण, सौम्य तथा शालीनता प्रदर्शक होती है। ये पत्र व्यक्तिगत रूप से किसी अधिकारी को उसके नाम से लिखे जाते हैं। उसके संबोधन में प्रिय, प्रियवर के साथ नाम अथवा उपनाम आदि का भी प्रयोग होता है। मुझे आदेश हुआ है या मुझे निर्देश हुआ है आदि के स्थान पर मुझे कहते हुए हर्ष होता है या मुझे यह सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है आदि शब्दावली का प्रयोग होता है। अंत में भवदीय, आपका ही या आपका सद्वी आदि शब्दों का प्रयोग होता है। अधिकारी इस पर हस्ताक्षर करते समय साधारणतः अपना नाम पद नहीं लिखता है। अर्ध सरकारी पत्र का प्रारूप भेजने वाले अधिकारियों का नाम व पद तथा संस्था का नाम। अर्ध सरकारी पत्र क्रमांक, कार्यालय क्रमांक, स्थान व दिनांक, उसके बाद आपका संबोधन, उसके बाद आएगा आपका क्लेवर, फिर आएगा अधोलेख, फिर आएगा आपका हस्ताक्षर व उसका नाम और फिर लास्ट में आएगा पाने वाले का नाम। इसका एक प्रारूप हम देखते हैं यहाँ पर। दिनांक, प्रिय श्री के विषय में पत्र संख्या दिनांक का अवलोकन करें। वांछित जानकारी दिनांक भेजे गए स्मारकों के उपरांत भी अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। यदि आप इस मामले में व्यक्तिगत रुचि लेंगे, जानकारी शीघ्र भिजवा सके तो मैं आपका अत्यंत आभारी हूँगा। भवदीय हस्ताक्षर, प्रतिष्ठा में नाम, श्रीनाम, उदाहरण, उचित मूल्य की दुकानों उचित मूल्यों की दुकानों द्वारा वितरण। पत्र संख्या 18568 प्रेषक जीडी शास्त्री उद्योग संचालक मध्य प्रदेश सरकार
उद्योग पूर्ति विभाग भोपाल, प्रेयसी व्यास जी, दिनांक 25/7/2008। बाजार में नई फसल आने तक जनता द्वारा सरकारी गोदामों से अधिक खाद्यान्न की मांग किए जाने की संभावना। अतएव आपसे अनुरोध है कि आप अपने इलाके में उचित मूल्य की दुकानें खोलें और जनता में अधिक से अधिक खाद्यान्न वितरित करें। आपके पास गेहूँ, चना, चावल का पर्याप्त स्टॉक है, इसका प्रबंधन इस विभाग द्वारा सिद्ध किया जा रहा है। ध्यान रहे अन्य का वितरण राशन कार्डों पर किया जाए। राशन की मात्रा में 80% गेहूँ, 10% चावल, 10% चना होना चाहिए। राशन की दुकानों की देखरेख का कार्य नगरों में जिलाधिकारियों को और देहाती क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों को सौंपा जाना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि अनाज सबसे पहले उन लोगों को मिले जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। इसके संबंध में जो कार्रवाई आप करें, उसकी सूचना समय-समय पर विभाग को अवश्य भेजते रहें। आपकी शादी हस्ताक्षर प्रतिष्ठा में इस प्रकार से आप पत्र को लिख सकते हैं। अब सरकारी व अर्ध सरकारी पत्रों में और क्या महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं, उन पे हम चर्चा करते हैं। आइए, सरकारी पत्र प्रभाव विदेशी सरकारों, राज्य सरकारों, संबंध तथा मातहत कार्यालयों, सार्वजनिक निकायों आदि को लिखे जाते हैं। जबकि अर्ध सरकारी पत्र किसे लिखे जाते हैं? केंद्र सरकार द्वारा अपने विभाग के अधिकारियों द्वारा किसी अन्य विभाग के व्यक्ति को व्यक्तिगत ध्यान किसी विशिष्ट मामले की ओर आकृष्ट के लिए लिखे जाते हैं। शासकीय पत्रों में औपचारिकता अधिक होती है, जबकि अर्ध सरकारी पत्रों में औपचारिकता एवं अनौपचारिकता दोनों होती है। शासकीय पत्रों में भावना का स्थान जरा भी नहीं होता है, जबकि सरकारी पत्रों में भावना का सूक्ष्म स्थान होता है। इन पत्रों में घनिष्ठता का समावेश होता है। शासकीय पत्रों के संबोधन में केवल महोदय लिखा जाता है, जबकि अर्ध सरकारी पत्रों में प्रिय, प्रियवर के साथ नाम अथवा उपनाम आदि का प्रयोग होता है। शासकीय पत्र के कलेवर में मुझे आदेश हुआ है या मुझे निर्देश हुआ है पदावली का प्रयोग किया जाता है। पत्र को समाप्ति पर स्वनिर्देश के लिए सरकारी पत्र में भवदीय या आपका विश्वासभाजन लिखा जाता है, जबकि अर्ध सरकारी पत्र में आपका सद्भाव या आपका प्रयोग किया जाता है। सरकारी पत्र में प्रेषक अपने हस्ताक्षर व पद का उल्लेख करता है। सरकारी पत्र में प्रेषक अधिकांशतः केवल अपने हस्ताक्षर को ही करता है। इस प्रकार से हमने ये पत्र की श्रृंखला को आपके बीच में शेयर किया। पत्र क्या होते हैं? मैंने पिछली वीडियो को आप बड़े ध्यान से सुनेंगे मेरी तो आपको क्लियर हो जाएगा। पत्र क्या होते हैं? पत्र होते हैं मानवीय विचारों की संवेदना। जो मानव मन में विचार चल रहे हैं, उन विचारों को आप सब तक कैसे पहुँचाएँ? उन विचारों को एक लिखने का सलीका कैसा होता है? उसकी भाषा कैसी होनी चाहिए? सुस्पष्ट होना चाहिए, उसकी भाषा सुगठित होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, कम शब्दों में बहुत अधिक बात करने वाली होनी चाहिए। वो होता है आपका पत्र और पत्र का प्रकार। अब हम आगे पढ़ेंगे हमारा अगला टॉपिक है जो प्रतिवेदन। प्रतिवेदन क्या कहलाता है? प्रतिवेदन के बारे में हम चर्चा करेंगे। प्रतिवेदन का सामान्य अर्थ होता है किसी भी चीज की एक रिपोर्ट तैयार करना। रिपोर्ट इंग्लिश में उसे रिपोर्ट कहा जाएगा। रिपोर्ट राइटिंग जैसे आप पढ़ते हैं ना, प्रतिवेदन प्रस्तुतिकरण या रिपोर्ट राइटिंग। तो वो रिपोर्ट राइटिंग कैसे लिखी जाती है, प्रतिवेदन कैसे लिखा जाता है, वो आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगी। प्रतिवेदन क्या होता है? किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना के स्वोद्देश्य सूक्ष्म निरीक्षण उपरांत तैयार किया गया वह संपूर्ण विवरण प्रतिवेदन कहलाता है, जो इस व्यक्ति, वस्तु या घटना की वास्तविक स्थिति प्रस्तुत करने के साथ-साथ उपादेयता का भी परीक्षण प्रस्तुत कर रहा है। चलिए, जैसे हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से लेते हैं। जैसे मैं अपनी यूनिवर्सिटी में कई प्रकार के सेमिनार वर्कशॉप कराती हूँ। सेमिनार वर्कशॉप हायर एजुकेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। मतलब जितना भी आप ज़्यादा सेमिनार, वर्कशॉप वगैरह करा रहे हैं, तो उच्च शिक्षा में उतना ही ज़्यादा आपको सीखने का मौका मिल रहा है। जब हम वो सेमिनार कराते हैं, अब हम 2 दिन का सेमिनार करा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, जब समझ में आएगा आपको। अगर आप 2 दिन का सेमिनार करा रहे हैं या आप 3 दिन का सेमिनार करा रहे हैं या 4 दिन का सेमिनार करा रहे हैं, तो आपने 3 दिन का सेमिनार कराया तो आपने कहा त्रिदिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी।
अब त्रिदिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का एक ओपनिंग होगी, एक क्लोजिंग होगी। मतलब एक समापन समारोह होगा, एक शुभारंभ समारोह होगा। अब शुभारंभ समारोह जो होगा जब उसकी ओपनिंग होगी, तो देखिए मैं पहुँचा रही हूँ आपको प्रतिवेदन तक कि प्रतिवेदन क्या कहलाता है। जो शुभारंभ समारोह होगा, उसमें क्या होगा? सबसे पहले माँ सरस्वती के आंगन में दीप प्रज्वलन होगा। मंगल वेला में मंगल कामना ले एक दीप जलाएं जिसकी लो साक्षी हो उन अनुपम पलों की, तो हम भी उन्हें बुलाते सादर जो कर करेंगे दीप प्रज्वलन। माँ सरस्वती के चरणों में दीप प्रज्वलन के बाद अतिथि देवो भव की परंपरा, जिसमें हमारे जो गेस्ट आए होंगे उन्हें हम बुके देकर या बैचेस लगाकर उनका सम्मान करेंगे। उसके बाद जो तीसरा बिंदु आता है शुभारंभ का, वो होता है आपके सेमिनार की जानकारी। जो 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार है, राष्ट्रीय सेमिनार मैं करा रही हूँ, इसकी जानकारी हम कैसे देंगे, क्या देंगे? अब थोड़ा-सा हमने उसके बारे में डिक्टेट किया कि भई ये 3 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार है, इसका विषय ये है और इस विषय में हम ऐसे-ऐसे काम कर रहे हैं। उसके जस्ट बाद बारी आती है प्रतिवेदन प्रस्तुतिकरण की। ये ओपनिंग में भी होता है या समापन में भी होता है। तो प्रतिवेदन प्रस्तुतिकरण जब हम सेमिनार का करते हैं, तो शुभारंभ में क्या करते हैं? शुभारंभ में करते हैं, मैं नम्रता जैन आपके सामने आज के इस 3 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार के शुभारंभ में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुतिकरण करना चाहती हूँ। मैं बताना चाहती हूँ रिपोर्ट राइटिंग में अपनी कि ये जो 3 दिवसीय सेमिनार है इसकी तैयारी हम पिछले 3 महीने से लगातार कर रहे हैं। 3 महीने से करने के बाद हमने लोगों के बीच में गूगल फॉर्म डाला। गूगल फॉर्म के थ्रू लोगों से उनकी प्रतिक्रिया ली, उनका रजिस्ट्रेशन कराया। मतलब समझ रहे हैं? पूरा प्रतिवेदन, कोई भी कार्य आपने किया है ना, उसका पूरा प्रस्तुतिकरण आप पहले देंगे। फिर क्लोजिंग में भी देंगे। तो मैं यहाँ आपको ओपनिंग से समझा जब मेरा ये एग्ज़ाम्पल आप सुन लेंगे ना ध्यान से, तो मतलब आपको प्रतिवेदन में लिखने में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। तो मैंने लिखा उसमें गूगल फॉर्म भरवाया, गूगल फॉर्म भरवाने के बाद लोगों से हर प्रकार की मैंने जानकारी ली। जैसे ही लोगों की जानकारी मेरे प्राप्त हुई गूगल फॉर्म में, उसे एक डाटाबेस में मैंने कलेक्ट किया, लिखा। अब उसमें मैंने देखा कि पूरे भारत देश से करीब-करीब 150 विश्वविद्यालयों, विद्यालयों, महाविद्यालयों से लोगों ने अपना रिस्पॉन्स हमें दिया है कि हम आपके सेमिनार को जॉइन करना चाहते हैं। उनमें से करीब-करीब 240 विद्वानों ने अपनी अनुमति मुझे प्रदान की है कि हम अपने आपके सेमिनार में अपना पेपर प्रस्तुतिकरण करना चाहते हैं। तो मैं सभी को बता दूँ, हमारे बीच में जो गेस्ट बैठे हैं, मैं उनको भी बताना चाहती हूँ कि हमारे इस रिसर्च रिपोर्ट के 6 सत्र काम करेंगे। 3 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार में 6 सत्र पे काम होगा, जिसमें प्रथम सत्र होगा हमारा शुभारंभ का, जिसमें हम सभी बैठकर माँ सरस्वती की आराधना करते हुए इस कार्य को आगे बढ़ाएँगे। द्वितीय सत्र में हमारा होगा, जिसका समय होगा 1 बजे से शाम 5 बजे तक, जिसमें ऑनलाइन मोड पर और ऑफलाइन मोड पर, दोनों ही मोड पर हम शोध पत्र वाचन प्रस्तुतिकरण करेंगे, जिसमें हमारे विभिन्न विद्वानों में से हमने 32 या 40 विद्वानों को अपने शोध पत्र वाचन में शामिल किया है। इसी प्रकार दूसरे दिवस के प्रथम सत्र में पुनः हम आपके बीच में हाजिर होंगे। क्योंकि ये शुभारंभ चल रहा है, वैलिडिटी सेशन चल रहा है, इसमें हम क्रिया को बताएँगे होंगे। द्वितीय सत्र में पुनः हमारे बीच में पूरे भारत देश के विभिन्न राज्यों के विश्वविद्यालयों के करीब-करीब 40 प्रोफ़ेसर विद्वान अपना आत्मनिर्भर भारत के ऊपर प्रस्तुतिकरण प्रस्तुत करेंगे। उसके बाद आएगा हमारा चतुर्थ सत्र, द्वितीय दिवस का चतुर्थ सत्र, जो हमारा प्रारंभ होगा 1 बजे से लेकर 5 बजे तक, जिसमें हमारे अन्य 40 विद्वान अपना प्रस्तुतिकरण करेंगे। उसके बाद तृतीय दिवस में हमारा पंचम सत्र प्रारंभ होगा, जो सुबह 10 बजे से 1 बजे तक कार्यरत रहेगा, जिसको होस्ट करेंगी आदरणीय नम्रता जी और जिसमें हमारे विश्वविद्यालयों के करीब-करीब 40 प्रोफ़ेसर अपना प्रस्तुतिकरण करेंगे।
इस प्रकार हमने 5 सत्रों की बात कर ली है और हमारा अंतिम सत्र होगा, जो तृतीय दिवस का अंतिम सत्र, वो 1 बजे से 3 बजे तक चलेगा, जिसमें हम इसका समापन करेंगे। जिसमें हमारे मुख्य अतिथि के रूप में हमारे वाइस चांसलर सर, हमारे चांसलर सर, हमारे कुलपति महोदय, हमारे रजिस्ट्रार सर, हमारे एकेडमिक डीन सर, जो भी आपके यहाँ वैलिडिटी सेशंस में आपके यहाँ सम्मिलित करने वाले हैं, तो उनके सभी के नाम आप यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे कि हमारे आखिरी और अंतिम सत्र में 3 दिवस की जो श्रृंखला है, उसके अंतिम सत्र में हमारा जो कार्य होगा, वो समापन समारोह का होगा और उसके बाद हमारा प्रमाण पत्र वितरण होगा। प्रमाण पत्र वितरण के बाद सभी गेस्टों का स्नैक्स होंगे, चाय नाश्ता होंगे, उद्बोधन होगा और हमारा इस प्रकार 3 दिवसीय सेमिनार अपनी संपूर्णता को प्राप्त करेगा। अभी मैंने क्या कहा? करेगा सिर्फ। अभी मैंने ये नहीं कहा कि हो गया। अभी मैंने सिर्फ कहा करेगा। फ्यूचर टेंस की बात मैं यहाँ कर रही हूँ, भविष्य की बात ये कर रही हूँ कि ऐसा-ऐसा ये कहलाता है एक प्रतिवेदन प्रस्तुतिकरण कि आपने जो 3 महीने अपने सेमिनार के लिए तैयारी की, उसका प्रतिवेदन प्रस्तुतिकरण आप कैसे करें। अब देखिए 3 दिन हमारा सेमिनार लगातार चला। अब हमारा लास्ट वैलिडिटी सेशन है, जिस दिन समापन समारोह है, उस दिन हम पुनः अपना प्रतिवेदन प्रस्तुतिकरण करेंगे। वही क्रिया सुबह से, जैसे हमारा प्रोग्राम 1 बजे से शुरू होगा, माँ सरस्वती के चरणों में दीप प्रज्वलन, अतिथियों का स्वागत, अतिथियों के स्वागत के बाद प्रतिवेदन प्रस्तुतिकरण। अब प्रतिवेदन प्रस्तुतिकरण होगा, तो उसमें क्या लिखा जाएगा कि जिस 3 दिवसीय सेमिनार का हम आयोजन कर रहे थे, वह अपने अंतिम सत्र की समाप्ति की ओर है। जिसमें जो हमने होगा किया था ना, अब वो हमने किया। प्रथम सत्र में माँ सरस्वती की आराधना करते हुए इसका शुभारंभ किया। द्वितीय सत्र में हमारे विद्वानों ने अपना पेपर प्रेजेंट किया। इसे आप डीपली लिखेंगे, मैं इसे पूरा आपको समझा रही हूँ। तृतीय पूरा लिखा जाएगा। वैरायटी सेशंस में पता नहीं आपके पास कौन से गेस्ट बैठे हैं या ओपनिंग सेमेस्टर में कौन से सेक्शन में कौन से गेस्ट बैठे थे, तो सबको नॉलेज होना चाहिए। जब आप ओपनिंग कर रहे हैं, उस प्रतिवेदन प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं, जो आपके अतिथि आए हैं, वो सारी जानकारी आपसे ओपनिंग में ले लेंगे। तब उनको गेस्ट स्पीच होगी। भाई उनको बोलने के लिए कंटेंट तो चाहिए। वो क्या बोलेंगे? तो जो आप बोलेंगे अपना प्रतिवेदन प्रस्तुतिकरण, उसमें से ही सुन के वो अपने विचार वहाँ रखेंगे। कि आपको हार्दिक शुभकामनाएँ हैं शुरू में। पहले प्रतिवेदन में जब स्पीच होती है गेस्ट की तो यही आता है। आपको हार्दिक शुभकामनाएँ, आपका जो अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार है वो बहुत ऊँचाइयों तक जाए, बहुत लोगों को सुनने का मौका मिले, एक्स, वाई, जेड जो भी उनके मन में। अब जो क्लोजिंग है समापन समारोह उसमें क्या है आपका घूम फिर के कि जो हुआ है, उसका हम प्रतिवेदन प्रस्तुतिकरण करेंगे। द्वितीय सत्र हमारा इतने बजे से इतने बजे तक हुआ, इसमें होस्ट किसने किया, उसके बाद उसने कार्य को कैसे आगे किया, किन-किन लोगों ने रिप्रेजेंट किया, वो भी आप इसमें डाल सकते हैं कि प्रथम सत्र के द्वितीय दिवस में प्रथम दिवस के द्वितीय सत्र में हमारे बीच में दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर आर के मुद्गल साहब जुड़े थे। या जो नाम आपको जो लगता है डिग्निटीज़ आपके सामने बहुत बेटर है या जिनका आप न्यूज़ एक प्रकार से प्रतिवेदन प्रस्तुतिकरण एक न्यूज़ होती है। ये न्यूज़ नहीं कहेंगे उसे, न्यूज़ का फॉर्मेट थोड़ा अलग होता है। पेपर में जो न्यूज़ आती है उसका फॉर्मेट थोड़ा अलग होता है, लेकिन प्रतिवेदन उससे कोरिलेटेड होता है, आस-पास जुड़ा हुआ होता है। द्वितीय सत्र में हमने ये किया, चतुर्थ सत्र में हमने ये किया और आज हम आपके बीच में उपस्थित हैं अपना अंतिम सत्र मतलब समापन समारोह लेकर। तो अंतिम सत्र में हम आपके बीच में उपस्थित हुए हैं। हमारे गेस्टों का स्वागत हो गया है, स्वागत के बाद सरस्वती वंदना भी हो गई है और हमने पूरी ये सारी चीज़ें भी आपको बता दी हैं और लास्ट आशा रखूँगी कि हमारे बीच में जो अतिथि आए हैं, वो अपनी शुभकामनाओं से हमारे इस अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार को अपने अंतिम पड़ाव की ओर लेके जाएँ। अंतिम पड़ाव का मतलब होता है जब भी कोई सेमिनार हो उसकी प्रोसीडिंग ज़रूर होती है। प्रोसीडिंग मतलब उसका बुक पब्लिकेशंस होना, जर्नल पब्लिकेशंस होना, ये सारी चीज़ें होती हैं उसमें। तो भई उस चीज़ को भी हम कार्यरत करेंगे, उस पे भी हम काम करेंगे। तो ये एक प्रकार से हमारा प्रतिवेदन प्रस्तुतिकरण होता है। ये मैंने आपको पूरे एग्ज़ाम्पल के साथ, उदाहरण के साथ मेरी पहली वीडियो से लेकर आज तक की जितनी भी आप वीडियो देखेंगे, कोई भी विषय बिना एग्ज़ाम्पल के मैं एक्सप्लेन कर ही नहीं पाती। तो वो आपके लिए भी बहुत ही उपयोगी साबित होता है। अब थोड़ा-सा हम इसको पढ़ते हैं जो मैं लिखा हुआ है आपके सामने डेस्कटॉप पे।
वह संपूर्ण विवरण प्रतिवेदन कहलाता है, जो उस व्यक्ति, वस्तु या घटना की वास्तविक स्थिति प्रस्तुत करने के साथ-साथ उपादेयता का भी परीक्षण प्रस्तुत कर रहा हो। विभिन्न संस्थाओं, संगठनों, समितियों की सामूहिक या इसके अंतर्गत आने वाले विभागों, इकाइयों को साधारण या विशेष बैठक के समय-समय पर होती रहती है। इन बैठकों में जो भी विचार-विमर्श होता है, आ गई ना बात वही वाली, जो मैंने कहा था कि एक बैठक हो रही है, एक सेमिनार की बैठक के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया था, तो उसमें जो छोटा-छोटा विचार-विमर्श होता है अथवा इन संस्थानों, संगठनों, समितियों या इनके विभागों, उपविभागों द्वारा किसी खास आयोजन में जो कुछ भी क्रियाकलाप किए जाते हैं, उनका प्रतिवेदन तैयार करना कई कारणों से आवश्यक हो जाता है। कभी-कभी विचार-विमर्श के बाद के लिए भी निर्णय के क्रियान्वयन के लिए, कभी आगामी बैठक में बैठकों का ब्यौरा प्रस्तुत करने के लिए और कभी-कभी बैठक के आयोजन का लेखा-जोखा प्रस्तुत करने के लिए। कभी-कभी संस्थान, संगठन, उसकी एक इकाई, व्यक्ति विशेष के क्रियाकलापों की जाँच-पड़ताल या छानबीन करने के लिए, उसको कार्य पद्धति में सुधार लाने के लिए, उसके कार्यक्षेत्र के विस्तार के लिए, उसकी उपयोगिता या उपादेयता की परख के लिए, जाँच समिति या जाँच अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं। ऐसी जाँच समिति, ऐसे जाँच अधिकारी पूरी जाँच-परख करने के बाद अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हैं। बहुत बढ़िया, वही मैं आपसे बात कर रही हूँ कि मैंने अभी आपको पूरा एक अपना सेमिनार्स का रिपोर्ट राइटिंग बताई। अब यहाँ इन्होंने कहा कि कोई जाँच किसी के ऊपर बैठी है, तो उसका भी प्रतिवेदन तैयार होता है, रिपोर्ट जिसे हम कहते हैं ना। अब आप मानेंगे कि थाने वाली रिपोर्ट, तो थाने वाली रिपोर्ट नहीं कहेंगे इसे, मतलब एक प्रकार से रिपोर्ट ही है, उसमें सब कुछ आ जाएगा। जो थाने में लिखी जा रही है, जो सीबीआई जाँच बैठ रही है, उसके बाद वो 10 क्वेश्चनों को लेकर एक अप्लाई कर रहे हैं, तो वो भी प्रतिवेदन है। वो भी एक तैयार किया हुआ प्रतिवेदन है। अधिकारी इसमें जाँच समिति हो या ऐसे जाँच अधिकारी पूरी जाँच-परख करने के बाद अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकार प्रतिवेदन विभिन्न प्रकार के सउद्देश्य प्रस्तुत किए गए विवरणात्मक लेख, जोखे का समेकित नाम, उसका उपयोग चालू व्यवस्था की समीक्षा करके उसे और कारगर बनाने के लिए किया जाता है। प्रतिवेदन का स्वरूप क्या रहता है? समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु तैयार किए गए प्रतिवेदन पूर्णतः सूचनापरक होते हैं। उनके प्रारंभ में प्रतिवेदन जिस स्थान विशेष पर तैयार किया जाता है, उनका उल्लेख एवं प्रतिवेदन जिस दिन प्रकाशनार्थ भेजा जाता है, उस तारीख का उल्लेख किया जाता है। प्रतिवेदन के अंत में प्रतिवेदक का नाम भी प्रकाशित किया जाता है। देखिए, समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु तैयार किए गए प्रतिवेदन पूर्णतः सूचनापरक होते हैं। ध्यान से सुनना। जो समाचार पत्रों में प्रतिवेदन तैयार करते हैं, वो कैसे होते हैं? सूचनापरक होते हैं। इनके प्रारंभ में प्रतिवेदन जिस स्थान विशेष पर तैयार किया जाता है, उसका उल्लेख एवं प्रतिवेदन जिस दिन प्रकाशनार्थ भेजा जाता है, उस तारीख का उल्लेख ज़रूर किया जाए। भई कल की न्यूज़ है, कल जो न्यूज़ बनी आपकी, उसके लिए न्यूज़ भेजने के लिए आपने अपना नाम लिख के एक प्रतिवेदन बनाकर उन्हें दे दिया। अब वो न्यूज़पेपर में प्रिंट होके आ गया। सौजन्य से अब आप देखते होंगे ना अधिकतर सौभाग्यकांक्षी या सौजन्य से दिल्ली दूरदर्शन या नेशनल दिल्ली दूरदर्शन, तो ये सब प्रतिवेदन के ही वो होते हैं। नेक्स्ट है हमारा इसका बिंदु, कार्यालयीन कार्यों के लिए तैयार किए जाने वाले सामान्य प्रतिवेदन को प्रारंभ करते समय तिथि एवं स्थान के उल्लेख में विकल्प होता है। जब किसी कार्यालय के लिए आप प्रतिवेदन तैयार कर रहे हैं, तो हो सकता है उसकी तिथि और स्थान में कोई विकल्प हो। सामान्य प्रतिवेदन उतना नैमित्तिक, संक्षिप्त एवं सूचनापरक नहीं होता है, जितना समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ तैयार किया गया प्रतिवेदन हुआ करता है। ऐसे प्रतिवेदन में प्रतिवेदन को थोड़ी छूट रहती है। इस प्रकार के जब प्रतिवेदन तैयार करते हैं, तो थोड़ी-सी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब समझ रहे होंगे आप, छूट रहती है कि भई बिल्कुल जैसे आप न्यूज़पेपर के लिए न्यूज़ भेज रहे हैं, तो आप कंटेंट प्रॉपर भेजिए। किसी ने आत्महत्या की, तो उसके बारे में पूरा डिफाइन हो। यदि सीबीआई जाँच बैठी, तो उसमें पहले क्वेश्चन से लेके आखिरी क्वेश्चन तक पूरा काम होगा। अभी जस्ट मैं जब समय वीडियो बना रही हूँ ना, उस समय एक बड़ा मुद्दा अभी हाथरस का हुआ। हाथरस का हुआ, आपने सुना होगा। जिस समय हमारी ये वीडियो बन रही है, जिस समय का काम चल रहा है ये हमारा, तो एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ उठाना चाहती हूँ ये। हाथरस का एक मुद्दा हुआ था अभी कुछ समय पहले। तो हाथरस में जब इतने लोग भगदड़ बाबा का प्रवचन चल रहा था,
और भगदड़ हुई, भगदड़ में काफ़ी लोग 25-26 लोग मारे गए। उसपे एक सीबीआई जाँच बैठाल दी गई। सीबीआई जाँच बैठालने के बाद सीबीआई ने क्या किया? सीबीआई जाँच का मतलब क्या होता है? मैं आपको विषय से नहीं भटका रही हूँ, मैं आपको सिर्फ़ समझाने का प्रयास कर रही हूँ, कि सीबीआई जाँच का मतलब होता है सीबीआई ने जो भी एनालिसिस किया है, जो भी विश्लेषण किया है उस केस को लेके, उसका उन्होंने एक प्रतिवेदन प्रस्तुतिकरण किया। प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए उन्होंने कुछ क्वेश्चन्स बनाए। न्यूज़ में सुन रही थी अभी कुछ दिन पहले मैं। उन्होंने पहले एक खाका तैयार किया, एक एनालिसिस तैयार किया, एक प्रतिवेदन तैयार की। क्वेश्चन्स उन्होंने कुछ बनाए, न्यूज़ चैनल में दिखाए जा रहे थे। पहला क्वेश्चन उन्होंने बताया, किसकी परमिशन से ये इतना बड़ा आयोजन रखा गया? जिसमें हज़ारों लोग थे। अगर आयोजन रखा गया था सरकार की परमिशन से, तो उनके सेवाधारकों ने परमिशन में किन-किन व्यवस्थाओं के लिए अप्लाई किया था, किन के लिए नहीं किया? तीसरा क्वेश्चन उसके लिए रखा गया था तैयार करके कि बाबा अगर प्रवचन करता है तो उसके बाद वो कुछ लेता है कि नहीं लेता? ये क्या है? व्हाट इज़ दिस? पूरा का पूरा प्रतिवेदन प्रस्तुतिकरण है। ये इस प्रतिवेदन पे जब उन्होंने पॉइंट्स बनाए अपने 15, 20, 25 पॉइंट तैयार किए और उन पॉइंटों को फिर उन्होंने क्या किया? उन्हीं पॉइंटों को फिर उन्होंने एनालिसिस पे डाला, विश्लेषण पे डाला। सेवादार पकड़ा गया, बाबा पकड़ा गया, एनालिसिस हुआ, बाबा से उन 10 प्रश्नों को पूछा गया, सेवादारों से पूछा गया, सबके आंसर्स निकाले गए। आंसर्स निकालने के बाद एक रिपोर्ट तैयार की गई। वो रिपोर्ट जो है वो क्या है आपकी प्रतिवेदन। तो उन्होंने कहा ना कि कार्यालय पत्र जैसे तैयार हो रहे हैं या सीबीआई जाँच के जो पत्र तैयार हो रहे हैं, उनमें फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, छूट रहती है कि आप परिस्थितियों को उसमें तिथि, दिनांक ये सब चीज़ें महत्वपूर्ण नहीं रहती हैं, इन सब चीज़ों पे थोड़ा-सा उसपे एनालिसिस होता है। नेक्स्ट है किसी आदेश के अंतर्गत बंद कर जब व्यक्ति जाँच आए या तथ्य अन्वेषण समिति के सदस्य के रूप में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है, तो ऐसे प्रतिवेदन पत्र शैली में तैयार किए जाते हैं। अगेन है वही बात जो मैं आपको अभी समझाने का प्रयास कर रही थी। देखते हैं इसको। किसी आदेश के अंतर्गत बंदकर जब कोई व्यक्ति जांच आयोग या तथ्यान्वेषण समिति के सदस्य के रूप में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है, तो ऐसे प्रतिवेदन पत्र शैली में तैयार किए जाते हैं। इन्हें जांच आयोग या तथ्यान्वेषण समिति के नियुक्तिकर्ता को संबोधित करते हुए प्रस्तुत किया जाता है। बिल्कुल। उदाहरण देखिए, एक एग्जाम्पल यहाँ फिर आ गया। उदाहरण दिया है इन्होंने, दंगे की घटना की जांच के लिए गठित समिति द्वारा प्रतिवेदन विगत 14 दिसंबर 1986 महीने कपलज में हुए जातीय दंगों के कारण जांच के लिए राज्यपाल महोदय ने 3 सदस्यों की एक समिति गठित की थी और आदेश किया था कि समिति 20 दिनों में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करे। वही रिपोर्ट, सीबीआई जांच, वही वाली सारी बातें आ गई ना आपके सामने। तो समिति ने निम्नलिखित 3 सदस्य थे, न्यायमूर्ति श्री ईश्वरी प्रसाद, भूतपूर्व न्यायाधीश श्री लासमण बाकर, प्रसिद्ध वकील एवं सांसद सदस्य श्री अजहर मोहम्मद शिक्षा शास्त्री एवं साइकोलॉजिस्ट। समिति के तीनों सदस्यों ने पूरे एरिया का दौरा किया और हर प्रकार के दंगे के कारणों का पता लगाया। समिति के तीनों सदस्यों ने अपने जांच कार्य में निम्नलिखित प्रक्रिया को अपनाया। कौन सी? दंगे के बारे में विभिन्न इलाकों में रहने वाले 150 लोगों का साक्षात्कार, पूरा एनालिसिस। मैंने अभी बताया ना, मैंने बाबा का एग्जाम्पल दिया आपको कि बाबा ने कैसे किया, क्या गलती हुई, उसका एक रिपोर्ट हुई, उसको न्यूज़ चैनल पे हमने सुना, उसको हमने आपके बीच में एग्ज़ाम्पल के प्रूव किया। ये चीज़ वही आपके लिए एग्ज़ाम्पल्स आपकी नोटबुक में लिखा हुआ है कि समिति ने 3 सदस्यों ने अपने जांच कार्य में निम्नलिखित प्रक्रिया को अपनाया। पहला क्या था? दंगे के बारे में विभिन्न इलाकों में रहने वाले 150 लोगों का साक्षात्कार किया गया। दंगा पीड़ित लोगों से भेंट करके दंगे के कारणों एवं स्थितियों के बारे में पूछताछ की गई। तीसरा, पुलिस विभाग के लोगों से वास्तविक स्थिति के बारे में पूछताछ की गई। चौथा, दंगा पीड़ित इलाकों से दंगे के दौरान पकड़े गए लोगों के बयान लिए गए। नेक्स्ट, साक्षात्कार। देखो किन-किन बिंदुओं को प्रतिवेदन कैसे तैयार होता है। जब भी आप कोई भी प्रतिवेदन लिखें, बड़ा मजा आता है प्रतिवेदन लिखने में। आप पढ़ाई करते हैं ना, आप एमए कर रहे हैं, आप एमए हिंदी साहित्य से एमए कर रहे हैं, तो आपसे कहा जाए मुंशी प्रेमचंद जी के ऊपर से एक प्रतिवेदन लिखिए, तो आप मुंशी प्रेमचंद जी के ऊपर से कैसे प्रतिवेदन लिखेंगे?
मैं बार-बार मेरी पहली वीडियो आप सुनना ध्यान से कि इस विषय में प्रयोजनमूलक नाम क्यों पड़ा? टेक्नोलॉजी के कारण इस विषय का नाम प्रयोजनमूलक पड़ा। तो अगर हम मुंशी प्रेमचंद जी का प्रतिवेदन रिपोर्ट राइटिंग तैयार कर रहे हैं, तो हमें क्या-क्या एजेंडा उसमें उठाने पड़ेंगे, क्या-क्या मुद्दे उसमें उठाने पड़ेंगे? सारे मुद्दे उठाने पड़ेंगे। प्रेमचंद जी की सोच क्या थी? प्रेमचंद जी की लेखन शैली क्या थी? लेचन प्रेमचंद जी की भाषा शैली क्या थी? इन सब 5-6 मुद्दों को उठाकर ग्रामीण समाज के ऊपर प्रेमचंद जी की सोच क्या थी? नगरीय समाज के ऊपर प्रेमचंद जी की सोच क्या थी? तब जाके एक अच्छा प्रतिवेदन प्रस्तुतिकरण आप कर सकते हैं। एक रिसर्च है प्रतिवेदन प्रस्तुतिकरण करना, है ना? तो नेक्स्ट है हमारा सरकार ने जो कमेटी बनाई गई थी, उसने साक्षात्कार लिया, उसने पूछताछ की, उसने बयान लिए। उन बयानों से प्राप्त हुए सूत्रों के आधार पर निर्धारित कारणों से सत्यापन हेतु पुनः एक बार पूछताछ हुई। एक बार पूछताछ हो गई, सारा उन्होंने एनालिसिस ले लिया, उसके बाद भी एक बार पुनः इस प्रक्रिया को अपनाया गया। सत्यापन हेतु मतलब ये कितनी लेवल तक सत्य है, कहाँ तक ये जो बात कही गई है वो सही है। उस हेतु एक बार पुनः पूछताछ हुई, पुनः साक्षात्कार एवं बयानों की प्रक्रिया अपनाई गई। इस बार कुछ ऐसे लोगों से ही पूछताछ की गई जो प्रत्यक्ष रूप से दंगे से संबद्ध ना होकर परोक्ष रूप में इससे गहराई के साथ जुड़े हुए थे। अब किससे बात हुई? देखिए, एक दंगे की पूरी रिपोर्ट तैयार हो रही है यहाँ पे बेटी। तो सत्यापन हेतु पुनः एक बार पूछताछ, साक्षात्कार एवं बयानों की प्रक्रिया अपनाई गई। इस बार कुछ ऐसे लोगों से भी पूछताछ की गई। अभी उन्होंने क्या किया था, 150 लोगों से पूछताछ की, साक्षात्कार लिया, कौन-कौन लोग वहाँ दंगे में शामिल थे उनसे बात की, उनके बयान लिए, सारी चीज़ें उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट तैयार कर ली। अब जो दोबारा उन्होंने जो सत्यापन के लिए अपनाई उसमें क्या किया, इस बार ऐसे लोगों से पूछताछ की गई जो प्रत्यक्ष रूप से दंगों से संबद्ध ना होकर परोक्ष रूप में इससे गहराई से जुड़े हुए थे। जब 150 लोगों से हमने एनालिसिस किया ना अपनी चीज़ों का, तो हमारे सामने क्या खुल के आया कि अब उन लोगों से भी एनालिसिस करो जो इनसे टच में थे, जो इनके टच में थे। अब उनसे एनालिसिस करने के बाद क्या रिजल्ट्स निकल के आता है, उस पे हम बात करते हैं। देखिए, इन समस्त प्रयासों के फलस्वरूप जो तथ्य सामने आए वो कुछ इस प्रकार से है। श्री फिलिप टकर, 14वां मकान, 27 ये लिखने का तरीका आ गया। देखिए, आप समझिए इस चीज़ को एग्ज़ाम्पल से, ये आपके इसमें लिखा हुआ है, आपके एसएलएम में स्टडी लर्निंग मटेरियल में पूरी चीज़ें आपके लिए डिफ़ाइन की गई हैं, लिखी गई हैं प्रॉपर तरीके से। तो आप इसे समझिए इसमें क्या रिपोर्ट्स बन के आई दंगों के बारे में जब सीबीआई जाँच में डाली गई। तो श्री फिलिप टकर कोई होंगे? 14वां मकान, मकान नंबर 14, 27वां रास्ता, रास्ता नंबर 27 और नसरुद्दीन अहमद 26 मकान 17वें रास्ते। कभी हम पेशे और दोस्त हुआ करते थे। देखिए रिपोर्ट क्या निकल के आती, कैसे प्रतिवेदन तैयार किया है इन्होंने समझने की कोशिश करेंगे। 3 वर्ष पहले श्री टकर की पुत्री मारिया और श्री नसरुद्दीन के पुत्र एजाज के बीच पैदा हुए प्रेम संबंध के कारण दोनों व्यक्तियों में आपसी तनाव पैदा हो गया। मतलब जो फिलिप टकर जी हैं और नसरुद्दीन अहमद हैं। इनकी टकर जी की पुत्री मारिया थी और नसरुद्दीन जी के पुत्र एजाज जी। इन दोनों के बीच में प्रेम संबंध हुआ। इन दोनों के बीच में प्रेम संबंध होने से परिवार के बीच में आपसी तनाव पैदा हो गया। परिवार के बीच में क्या चल रहा है? आपसी तनाव पैदा हो गया। 6 महीनों तक दोनों पक्ष गुप्त रूप से एक-दूसरे को हानि पहुँचाने का प्रयास करते रहे। ना लड़के वाले सीधे बैठे थे, ना लड़की वाले सीधे बैठे थे। दोनों कहीं न कहीं एक-दूसरे को मारने का, पीटने का, इस तरीके का प्रयास करते रहे। इसमें श्री टकर का पलड़ा भारी पड़ गया। रिपोर्ट से निकल के आ रही हैं चीज़ें, दंगे हुए, 150 लोग जिस दंगे में मारे गए, इतनी समस्याएँ, उसका व्यू ऑफ पॉइंट्स क्या है, उसका बिंदु क्या है, उसका प्रारंभ क्या है, उसका कहाँ से शुरुआत हुई वो। ये देखिए इसमें कितने बढ़िया तरीके से प्रतिवेदन प्रस्तुतिकरण किया कि श्री टकर का पलड़ा उसमें भारी हुआ। उन्होंने व्यावसायिक नाकाबंदी पर श्री नसरुद्दीन के कारोबार को लगभग चौपट कर दिया। अब ये आपसी हानि पहुँचाते-पहुँचाते एक-दूसरे के बिज़नेस को लॉस करने में आ गए, कि हम एक-दूसरे का बिज़नेस कैसे लॉस करें। आर्थिक दबाव के कारण एजाज को कुवैत जाना पड़ा। टकर जी जो है ना इन पे भारी पड़ गए, ठीक है? एजाज का जो था एजाज का पुत्र था, बेटा था, तो बेटे के ऊपर मतलब लड़के के बाप के ऊपर भारी पड़ गए टकर जी, ठीक है?
आर्थिक दबाव के कारण एजाज जी ने क्या किया? कुवैत चले गए, जहां उसे काफी अच्छी नौकरी मिल गई। इस तरह मामला दब गया। उस समय अभी दंगों के पे नहीं आए हम, अभी तो हमने दंगे का एनालिसिस किया है कि दंगा किस कारण से हुआ, क्या रीजन था कि दंगा हुआ, क्यों दंगे हुए। दंगे की जब हम पुरानी प्रक्रिया पे गए, मैं इस चीज पे एक एडवाइस जरूर करूंगी आपको, अगर वीडियो आप बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, पूरे कंटेंट को सुन रहे हैं, सीआईडी देखिए आप। अगर आपको कोई प्रतिवेदन प्रस्तुतिकरण लिखना है तो आप सीआईडी देखिए। सीआईडी में आपको 1 घंटे का पूरा एपिसोड दिखाया जाता है और 1 घंटे के एपिसोड में वो कितनी चीज़ें एनालिसिस करते हैं और सबसे लास्ट में रिजल्ट पे आते हैं। शुरुआत कहाँ से होती है सीआईडी की? कि मतलब कोई मर गया है और पुलिस केस बन गया है। किसी की अर्थी है वो मिल नहीं रही है, किसी की लाश है वो मिल नहीं रही है, किसी की बेटी है जो खो गई है, वो मर चुकी है, ले मिल नहीं रही है। अब उसे मारा किसने? कहाँ से इस चीज़ की, इस जड़ की शुरुआत हुई थी? कहाँ से ये प्रारंभ हुआ था? किसने उसे मारा? ये यहाँ से प्रारंभ होकर कैसे आगे बढ़ा? ये सारी चीज़ों का एनालिसिस वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे कर रहा है ना, वो हम जब लिखेंगे उसे थ्योरी में, तो वो कहलाता है प्रतिवेदन। उस समय मामला दब सा गया। साल भर बाद एजाज छुट्टियाँ मनाने आए और वापसी में मारिया को कुवैत ले गया। मारिया मतलब कौन? टकर की पुत्री। मारिया को वो कहाँ ले गया? कुवैत ले गया। तो टकर बिफर गया। टकर ने एक समय तो अपना जलवा दिखाया, पूरा मानसिक हानि पहुँचाई, शारीरिक हानि पहुँचाई, फिर बिज़नेस तबाह कर दिया। बिज़नेस जैसे ही तबाह हुआ, तो इन्हें लगा कि चलो हम चले जाते हैं, यहाँ से कुवैत चले जाते हैं। लेकिन 1 साल तक बहुत बढ़िया नौकरी की, उसने सोचा अब तो मामला दब गया, सब सेटल हो गया इंडिया में, कुछ नहीं बचा अब चीज़ें, दिक्कतें कोई नहीं है। तो उन्होंने फिर क्या किया, उनकी बेटी को ले गए, जिससे टकर बिफर उठे। उन्होंने श्री नसरुद्दीन के ऊपर इस प्रकार से धावा बोला कि गुंडों से उन्हें बुरी तरह पिटवाया और उनकी दुकान में भी आग लगवा दी। टकर ने क्या किया? उन्हें गुंडों से मरवाया और उनकी दुकान में आग लगवा दी। अब जब उनकी दुकान में आग लगवाई तो अंतोगत्वा श्री नसरुद्दीन जी को शहर छोड़कर फिर भागा। जब मार पड़ी, दुकान जला दी गई तो वो छोड़ के चले गए। 7 माह पहले एजाज ने कुवैत से 3 लाख रुपए अपने पिता को भेजे। एजाज मतलब किसका? नसरुद्दीन जी का बेटा। कुवैत से उसने 3 लाख रुपए अपने पिता को भेजे। धन बल के आते ही श्री नसरुद्दीन में फिर बदला लेने की भावना जाग गई। उन्होंने बाहर से बड़ी संख्या में गुंडों को एकत्रित किया और एक दिन श्री टकर के ऊपर पुरजोर हमला बोल दिया। इस प्रकार 2 व्यक्तियों की रंजिश के कारण 2 संप्रदायों में झगड़े के रूप में उभर के आ गए। 2 व्यक्तियों का ही आपसी दंगा था। टकर की पुत्री थी, नसरुद्दीन का पुत्र पुत्र था। टकर की पुत्री मारिया थी, नसरुद्दीन का पुत्र एजाज था। दोनों में प्रेम संबंध थे। दोनों को ये बात अच्छी नहीं लगी, दोनों ने एक-दूसरे को मारना चालू कर दिया। मानसिक हानि पहुँचाते-पहुँचाते दोनों ने क्या किया? एक-दूसरे के ऊपर हमला बोला, बिज़नेस तबाह कर दिया। उनमें से नसरुद्दीन विदेश चला गया कुवैत में अपनी फैमिली लेकर, वहीं सेटल हो गया। 1 साल बाद उसे लगा कि चलो छुट्टियाँ हैं, माहौल शांत हो गया होगा, वापस आते हैं देश में अपने। वापस आया तो यहाँ से मारिया को उसने कुवैत भेज दिया, लेकिन ये बात टकर को पसंद नहीं आई। टकर ने उसके ऊपर हमला किया, उसे मारने की कोशिश की। 3 महीने के लिए वो नसरुद्दीन किसी दूसरे शहर में जाकर छिप गया। 3 महीने बाद पुत्र ने एजाज ने कुवैत से 3 लाख रुपए डाले। जैसे ही पैसा आया इन्हें लगा कि चलिए अब हम एक काम करते हैं, इनके ऊपर दंगे करवाते हैं। तो पैसे की दम पर 10, 20, 50, 100 गुंडे इकट्ठे कर लिए। गुंडों ने उसे सांप्रदायिक दंगा दे दिया। देखिए, 2 परिवारों की लड़ाई को किस प्रकार सांप्रदायिकता का दंगा बना दिया गया। तो 2 संप्रदायों के झगड़े में उभर कर आए। इधर नगरपालिका के चुनाव भी थे। देखिए अब समय परिस्थितियाँ कैसे मूव ऑन होती है, कैसे दंगे होते हैं, कैसे चीज़ें बढ़ती हैं, इसको हम समझते हैं। इधर नगरपालिका के चुनाव में श्री नसरुद्दीन के नेतृत्व में उनके संप्रदाय के लोग एक पार्टी में एक साथ मैदान में उतरे। तो टकर के नेतृत्व में दूसरे संप्रदाय वाले दूसरी के साथ सामने उतर आए। सांप्रदायिकता ने राजनीतिक पार्टियों की आड़ ले ली। 2 परिवारों का झगड़ा था, आपसी मिलकर सुलझाते थे। हजारों लोग मारे गए। क्या हुआ इससे? राजनीतिक पार्टियों की आड़ ले ली और दंगे को राजनीतिक रंग मिल गया। 2 परिवारों की लड़ाई कहाँ बदल गई? राजनीति में बदल गई। 2 संप्रदाय फिर 2 पार्टियों के विद्वेष में दोनों संप्रदायों से संबंध
विदेशी राष्ट्र ने भी योगदान दे दिया। भाई साहब वो कुवैत चले गए थे, इन्हें किसी और ने सपोर्ट कर दिया, वो देखते हैं किसने किया। रिपोर्ट्स में पढ़ते हैं क्या आया आगे हमारा। कुवैत से एजाज ने जोड़ा तो टक्कर ने अमेरिका से गौरा। मतलब एजाज अगर कुवैत में था, तो कुवैत जैसे देश ने भारत में रहने वाले एक देश को सपोर्ट कर दिया, क्योंकि राजनीति मजबूत हो गई थी, दंगे मजबूत हो गए थे, राजनेता अपना उल्लू सीधा करना चाह रहे थे। तो यहाँ टक्कर ने भी अमेरिका से गुहार लगा दी। दोनों संप्रदायों के लिए गोपनीय ढंग से आर्थिक सहायताएं आने लगी। दंगे करना है, देश में राजनीति करना है, राजनीति करने के लिए उठा-पटक करना है, जोड़-तोड़ की राजनीति करना है, विधायकों की राजनीति करना, सांसदों की राजनीति करना है, तो 2 लोगों को 2 संप्रदाय बनाकर उतार दिया गया। चूँकि विदेश मुद्रा का आगमन हमारी आर्थिक व्यवस्था के लिए वरदान है। अतः सरकारी नीतियाँ भी इस टकराव को धार देने में सहायक बन गई। इस प्रकार 2 व्यक्तियों का झगड़ा 2 राष्ट्रों के बीच चलने वाले शीत युद्ध के रूप में बदल गया, जिसकी अभिव्यक्ति इस दंगे के रूप में हुई। मतलब जो दंगा हुआ जिसमें इतने लोग मारे गए, वो कैसे स्टार्ट हुआ, कहाँ से प्रारंभ हुआ? 2 परिवारों के 2 बच्चे थे, एक बेटी, एक बेटा। दोनों में प्रेम संबंध उत्पन्न हुए, दोनों परिवारों को ये पसंद नहीं आया, दोनों ने एक-दूसरे को हानि पहुँचाई, बिज़नेस तबाह किया, उनमें से एक कुवैत चला गया, कुवैत में जाके उसने पैसा कमाया, पैसा कमा के वापसी आया बदला लेने के लिए। बदला लेने के बाद बेटी को भगा ले गया, यहाँ बदला लेते रहे। यहाँ नगरपालिका के चुनाव चल रहे थे, तो दोनों की राजनीति में बदल गई, दोनों की लड़ाइयाँ। दोनों की लड़ाइयाँ राजनीति में बदली, तो वो सांप्रदायिक दंगे हुए। जब दोनों के संप्रदाय के दंगे लोग मानना शुरू हुए, तो विदेशी देशों ने अपना उल्लू सीधा करना प्रारंभ किया। एक ने इसे सहायता की, दूसरे ने दूसरे को सहायता की। जब विदेशों ने सहायता 2 लोगों को करना कर दी, तो सरकार ने जो भारत सरकार थी, जो लोग थे, उनने भी क्या किया? उनने भी प्रमोट करना इन्हें शुरू कर दिया और स्थिति क्या बनी कि वो युद्ध जो 2 परिवारों का था, वो शीत युद्ध में बदल गया। लंबे समय तक चलने वाला युद्ध हो गया, जिसकी अभिव्यक्ति इस दंगे के रूप में होती है। हुँ। दंगे में जिन औजारों का प्रयोग हुआ, उनमें अधिकांश देसी ही थे। वे विदेशी औजारों में केवल पिस्तौल का प्रयोग हुआ, जिसकी तस्करी आसानी से सोचो आप कितनी छोटी-सी बात थी, कितना छोटा-सा मुद्दा था और उसको कितना बड़ा रूप दे दिया है। अब दोनों परिवारों को दंगे के लिए हथियारों की ज़रूरत पड़ी। विदेशों ने उतनी लिमिटेड हथियार भेजे, तो लोकल में देश के अंदर हथियारों की, पिस्तौलों की तस्करी आसान हो गई, तस्करी होने लगी। दंगे में कुल मिलाकर 7 आदमी मरे, 25 घायल हुए। मृतकों में 5 और घायलों में 17 स्थानीय नहीं थे, बल्कि बाहर से आए थे। इससे सिद्ध होता है कि दंगा करने वाले अधिकांश लोग भाड़े पर बाहर से लाए गए थे और दंगा सुनियोजित रूप से करवाया गया था। उपयुक्त तथ्यों के आलोक में निम्नलिखित सिफारिशें की जाती। अब रिपोर्ट तैयार हो गई, ये समस्या आई थी, ये ऐसा हुआ। अब क्या होती है सिफारिशें? दोनों संप्रदायों में सद्भाव बढ़ाने के लिए वरिष्ठ लोगों को आना चाहिए। अब दोनों लोगों में संप्रदाय कैसे बढ़ाया गया, दोनों लोगों में वरिष्ठ लोग कैसे आगे आए, उन पे डिस्कशन होने लगा। सबसे पहले श्री टकर एवं श्री नसरुद्दीन को मिलाना चाहिए। जो टकर है और नसरुद्दीन है, पहले तो इन्हें मिलाओ। ये नहीं मिलेंगे तो संप्रदाय तो दंगे तो बढ़ते ही रहेंगे ना। तो विदेशियों से पैसे की आमद को नियंत्रित करो। जो विदेशों से पैसा आ रहा है, उस आमद को भी अब नियंत्रित किया जाना चाहिए। व्यक्तिगत मसलों को हल करने के लिए पुलिस को प्रारंभ में ही ठोस कदम उठाने चाहिए थे। जब व्यक्तिगत मसला था, शुरुआत हुई थी, उसी समय अगर पुलिस ठोस कदम उठा लेती, तो ये शीत युद्ध जैसे दंगे ना होते। अब पुलिस को सतर्क रहना चाहिए, कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पैसे और राजनीति के दबाव में नहीं आना चाहिए। मतलब जब रिपोर्ट राइटिंग होती है ना, किसी प्रकार का प्रतिवेदन तैयार होता है, तो उसमें समस्या से लेके समाधान तक पर चर्चा होती है। समस्या तो जो एनालिसिस थी वो उन्होंने विश्लेषण करके पूरी आपके सामने रख दी। अब उसका समाधान कैसे हुआ, ये पॉइंट्स उन्होंने इसमें रखे। दंगा पीड़ित लोगों की सरकारी स्तर पर कोई सहायता नहीं करना चाहिए।
इससे लोगों, दंगा करने वाले और कराने वाले दोनों को भूलकर सरकार को दोष देने लगते हैं। इससे क्या होता है? सरकारी स्तर पर अगर आप इनकी सहायता करोगे, गवर्नमेंट ने कहा कि अगर किसी भी गवर्नमेंट हो, कोई भी गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट मायने नहीं रखती किसकी है, राजनीति करने के लिए आजकल सब हावी हो रहे हैं। तो उसमें क्या होता है कि जब गवर्नमेंट एक-दूसरे के विरोध में बोलना शुरू कर देती है सरकार, तो सरकार पे दोष मढ़ा जाता है। पारिवारिक लड़ाई को सरकारी लड़ाई बना जाता है। जनता को जागृत करना चाहिए, दंगा करने वाले, कराने वालों के प्रति प्रतिरोधात्मक रुख अपनाना चाहिए। सामूहिक रूप से इनका बहिष्कार करना चाहिए। उम्मीद है सरकार उपयुक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए उचित कार्यवाही करे। प्रतिवेदक किसने लिखा है प्रतिवेदन? जो 3 लोगों की कमेटी मैंने बताया था प्रारंभ में बनाई गई थी। श्री ईश्वरी अब प्रतिवेदक का नाम आएगा। श्री ईश्वरी प्रसाद, श्री डासमंड बाकार, श्री जी अजहर मोहम्मद। प्रतिवेदन के प्रकार विषय वस्तु की दृष्टि से प्रतिवेदन तत्वों के आधार व विचारक परक होते हैं। आवश्यकता के अनुकूल प्रतिबंधित, निबंधित एवं अनुबंधित रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं। इस आधार पर उन्हें विस्तृत प्रतिवेदन एवं संक्षिप्त प्रतिवेदन कहते हैं। ये हमारा प्रतिवेदन का प्रकार है। इस प्रकार प्रतिवेदन को लिखा जाता है। इस प्रकार काम से प्रतिवेदन पूरे होते हैं। इस प्रकार से प्रतिवेदन को तैयार किया जाता है। अवधि के आधार पर प्रतिवेदन 2 प्रकार के होते हैं। अच्छा देखो हम प्रतिवेदन तो हमने बात समझ ली प्रतिवेदन लगता है आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे आप चीज़ों को तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आपको 10 बार पढ़ने की, रीड आउट करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। आप एक बार वीडियो को ध्यान से बस सुने कि क्या बोलने का, क्या समझाने का मैंने यहाँ पर प्रयास किया है आपको। अब प्रतिवेदन 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है नियमित प्रतिवेदन, दूसरा होता है आपका सामयिक प्रतिवेदन। नियमित प्रतिवेदन क्या कहलाता है? नियमित प्रतिवेदन कर्मचारियों को गोपनीय चरित्र मतलब कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, विभाग के सालाना प्रतिवेदन, किसी स्वायत्त शासी संस्था के वार्षिक प्रतिवेदन नियमित प्रतिवेदन कहलाते हैं। जैसे सीबीआई जांच कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट तैयार करते हैं। सीबीआई कभी भी खुल के वो नहीं करती है। सीबीआई के हाथ में अगर कोई रिपोर्ट वो जांच जाती है ना, तो उसका कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट तैयार होती है। तो वो नियमित प्रतिवेदन होते हैं। मतलब लगातार जो चल रहे हैं, ठीक है, कर्मचारियों के गोपनीय चरित्र को लेकर आप जैसे सपोज़ कीजिए अ, अभी वर्तमान राजनीति पे हम बात करते हैं, तो ईडी बिठा दी जाती है। किसी भी नेता राजनेता के खिलाफ ईडी बिठा दी जाती है। अब ईडी कोई ऐसी नहीं बिठा दिया, ईडी बिठाने का मतलब क्या हुआ? ऐसा थोड़ी था सुबह ईडी बिठा ली और शाम को वो पकड़ के ले गए, नहीं। ईडी अपना प्रतिवेदन तैयार करती रहती है। आपकी एक्टिविटीज़ का पूरा ध्यान रखती है। आप किससे फ़ोन कर रहे हैं, किससे फ़ोन कॉल कर रहे हैं, महीनों नियमित रूप से ये काम चल रहा है, महीनों ये काम चल रहा है। और जब ईडी बैठने के बाद महीनों काम चलने के बाद जब आपके पास पुख्ता रिपोर्ट तैयार हो जाती है, पुख्ता सबूत तैयार हो जाते हैं, तब उसका एनालिसिस किया जाता है। तब आपको जेल में डाला जाता है, तब आपको कार्रवाई की जाती है, तब आप पे पकड़ा जाता है। तो ये कहलाती है कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट। ये प्रतिवेदन का जो स्वरूप है, वो कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट का स्वरूप होता है। उसी प्रकार दूसरा होता है आपका सामयिक प्रतिवेदन। जब किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए सामयिक तौर पर सामयिक प्रतिवेदन तैयार किए जाते हैं। जब किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रतिवेदनों की संख्या के आधार पर प्रतिवेदन 2 प्रकार के होते हैं, सामूहिक और व्यक्तिगत वैयक्तिक। अच्छा, पहले तो प्रतिवेदन 2 प्रकार के, एक हो गया नियमित प्रतिवेदन और दूसरा हो गया सामयिक प्रतिवेदन। सामयिक प्रतिवेदन किसे कहा जाता है? जो एक विदेश उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है और नियमित जो लगातार किसी न किसी के ऊपर कॉन्फिडेंशियल अपनी रिपोर्ट तैयार करे, वो नियमित कहलाता है। अब सामयिक के प्रतिवेदनों के आधार पर भी प्रतिवेदन 2 प्रकार का होता है। उसमें एक तो होगा आपका सामूहिक प्रतिवेदन और एक होता है व्यक्तिगत प्रतिवेदन। अब इसके बारे में हम तैयारी करेंगे। सामूहिक प्रतिवेदन। इस प्रतिवेदन में समूह के सभी सदस्यों की धारणाओं, विचारों का समुचित समाचार ज़रूरी होता है, जिससे कि प्रतिवेदन की एकरूपता में किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न ना हो। सामूहिक प्रतिवेदन वो होता है, समझाती हूँ इसको, ज्यूरी रिपोर्ट। आपने सुना होगा ना कोर्ट हाई कोर्ट चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में जज के साथ-साथ
एक ज्यूरी मेंबर्स बिठा ले जाते हैं। वो ज्यूरी मेंबर्स अपना प्रतिवेदन सब तैयार करते हैं। 8 लोगों की ज्यूरी मेंबर्स बिठा ली गई, 10 लोगों की, 5 लोगों की, जिस केस की जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्गनेस होगी उस हिसाब से ज्यूरी मेंबर्स बिठा ले जाते हैं। तो ज्यूरी मेंबर्स 8 लोगों के सपोज़ कीजिए तैयार हुए, तो 8 में से अगर 6 उस क्राइम कैंडिडेट के प्रति अपना जो नज़रिया रखेंगे, वो आपकी रिपोर्ट फाइनल मानी जाएगी। तो ये जो सामूहिक प्रतिवेदन जो तैयार होता है, उसमें भी यही कहा जा रहा है कि प्रतिवेदन समूह के सभी सदस्यों की धारणाओं, विचारों का समुचित समाचार ज़रूरी होता है। भाई अभी मैंने बताया ना कि बाबा के दंगे के किस्से बहुत चल रहे हैं। अब जब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में ये केस जाएगा, तो एक ज्यूरी कमेटी बिठा ली जाएगी। भई जज अकेले कितना डिसीजन लेता है? न्यायमूर्ति, न्यायाधीश जी पूरा अपना डिसीजन लेते हैं, लेकिन एक ज्यूरी कमेटी जो होती है ना, वो बैठ के भी एक साथ डिसीजन लेती है, एक साथ डिसीजन लेती है। फिर उनको सबको एक प्राइवेट रूम में बिठा दिया जाता है और फिर सबका, 8 लोगों का उसपे मत लिया जाता है कि आप, इसने जो काम किया है, अभी मैंने, दिमाग से स्लिप हो रही है, आपके दिमाग में आए तो बताना। अक्षय कुमार जी की एक मूवी है, जिसमें वो वहाँ जाता है सेना में, और वहाँ पर पहुँचकर वो मतलब उसकी वाइफ जो है ना, उसका किसी दूसरे से अफेयर हो जाता है, फिर उसका मर्डर हो जाता है। वो जहाज के ऊपर से, क्रूज के ऊपर से, फिल्म में नाम याद नहीं आ रहा है। आप उसमें देखना, उसका जो केस लड़ता है वो खुद लड़ता है केस तो, और उसमें एक जूरी कमेटी होती है। जूरी कमेटी जो बैठती है ना, वो 8 लोगों को एक जगह कमरे में बंद कर दिया जाता है, बिठा दिया जाता है। उनसे कहा जाता है कि जो दावा इसके ऊपर किया जा रहा है, उससे आप सहमत हैं या असहमत, मतलब इसे सज़ा मिलनी चाहिए, आप उससे सहमत हैं या असहमत हैं? तो 6 लोगों की एक टीम है ना, वो कहती है कि इससे हम असहमत हैं, कि इसे नहीं मिलना चाहिए सज़ा, और 2 लोग अभी भी अड़े हैं कि मिलनी चाहिए। तो जब ज्यूरी कमेटी का निर्णय, डिसीजन का जज के पास आता है, तब वो उसमें एनालिसिस करता है कि कितने ज़्यादा लोगों का मत है। कम से कम 7 लोगों का मत अगर इसमें सहमत का है, तो वो केस बिल्कुल सही, ओके। तो इस तरीके से सामूहिक प्रतिवेदन का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। अब हमारा दूसरा बैठता है व्यक्तिगत प्रतिवेदन। व्यक्तिगत प्रतिवेदन क्या कहलाता है? यह व्यक्ति विशेष का होता है। इस प्रतिवेदन में सामूहिक प्रतिवेदन की रचना प्रक्रिया वाली कठिनाई नहीं होती है। प्रसारण की दृष्टि से प्रसारण प्रतिवेदन 2 प्रकार के होते हैं। एक गोपनीय प्रतिवेदन होता है। अब प्रसारण की दृष्टि से देखते हैं हम, व्यक्तिगत में तो व्यक्तिगत प्रतिवेदन होगा, वही सिंगल एक आदमी का प्रतिवेदन है। जज के भी मान लें हम, जज ने अगर अपना जो डिसीजन दे दिया, वो सर्वोपरि और सर्वमान्य हो गया इसमें, है ना? प्रकाशित प्रतिवेदन प्रारूप के आधार पर प्रतिवेदन 2 प्रकार के होते हैं। निश्चित प्रारूप वाले प्रतिवेदन, ऐसे प्रतिवेदन मुद्रित प्रपत्रों में प्रस्तुत करने होते हैं, जिसमें आकलन किसी निश्चित मुद्दे पर किया जाता है। मुक्त प्रारूप वाले प्रतिवेदन, ऐसे प्रतिवेदनों में आकलन निश्चित होता है और प्रतिवेदन को कुछ छूट होती है। व्यक्ति, वस्तु एवं घटना के आधार पर ऐसे प्रतिवेदन निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। कौन-कौन से प्रकार के होते हैं? इन पे हम डिस्कशन करते हैं। अब किसी समारोह, संगोष्ठी या कार्यगोष्ठी, संगोष्ठी के बारे में तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। पूरा का पूरा प्रतिवेदन प्रस्तुतिकरण मैंने आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था। तो ग्वालियर में जैसे तानसेन संगीत समारोह का प्रतिवेदन कैसे लिखा जाएगा? अगर आपसे कहा जाए किसी समारोह में, किसी संगोष्ठी या कार्यगोष्ठी का प्रतिवेदन आप कैसे लिखेंगे? तो यहाँ एक एग्ज़ाम्पल इन्होंने दिया है कि ग्वालियर में तानसेन संगीत समारोह का प्रतिवेदन कैसे लिखा जाएगा? तो ग्वालियर तानसेन का नगर है। यहाँ पर संगीत का, तो ग्वालियर तानसेन का नगर है। यहाँ पर संगीत का जो कार्यक्रम होता है, उसकी तब सहज ही संगीत सम्राट से भावात्मक रूप से संबद्ध हो जाती है। उस उस लय की जो अनुभूति होती है, उसे शब्दों में नहीं बाँधा जा सकता। केवल सुखद अनुभव किया जा सकता है। ऐसी ही रसानुभूति गत 12 से 14 दिसंबर तक ग्वालियर में तानसेन के मकबरे पर आयोजित तानसेन समारोह में हुई। 12 दिसंबर की शाम को मध्य प्रदेश शासन के इस आयोजन का प्रारंभ कुछ औपचारिकताओं से हुआ। उद्घाटन, ये प्रतिवेदन रिपोर्ट तैयार किए, प्रतिवेदन बता रहे हैं कि तानसेन जी का जो प्रोग्राम हुआ ग्वालियर में, ग्वालियर के जो तानसेन जी नगर है, तो उसमें क्या-क्या हुआ? उद्घाटन केंद्रीय संचार मंत्री श्री अर्जुन सिंह ने किया। अध्यक्षता प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मोतीलाल वोरा जी ने किया। इस अवसर पर मुख्य गायक श्री निरवत्ती बुआ
सरनायक जो तानसेन सम्मान से पुरस्कृत किया गया। संचार मंत्री ने तानसेन पर एक डाक टिकट भी जारी किया। डाक टिकट जारी हुआ। इसमें सारी जो मुख्य बिंदु थे, उनको इसमें बताया गया है, इसमें दर्शाया गया है कि किन-किन चीज़ों पे इसमें काम हुआ है। इस औपचारिकता के बाद संगीत की पहली सभा का शुभारंभ श्री कृष्णराम चौधरी के शहनाई वादन से हुआ। वातावरण आध्यात्मिक था। इस वातावरण में राग वाजेश्वरी की पूर्वी धुन ने रसज्ञताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। उसके बाद सम्मानित वयोवृद्ध गायक निर्वृत्ति बुआ सरनायक ने राग ललिता गौरी में उत्कृष्ट गायन प्रस्तुत किया। उसके बाद ध्रुव पद के मूर्धन्य गायक पंडित शियाराम तिवारी ने तानसेन के ही राग दरबारी में आलाप के साथ अपना गायन शुरू किया। उन्होंने ध्रुपद शैली के नाद विस्तार में किन्हऊ न पायो पार गाकर श्रोताओं को मंत्र मुग्ध कर दिया। समापन भमार शैली में निबद्ध खेलित होरी श्याम बिहारी से किया। इस प्रथम रात्रि का सबसे अधिक मुग्ध करने वाला कार्यक्रम दिल्ली की ही एक अपेक्षाकृत कम जानी पहचानी गायिका श्रीमती जे राव का गायन था। उन्होंने राग झंझोटी में ख्याल सामरो मन भावो और खमाज में एक तुमरी प्रस्तुति की। बाद में उसी में एक तराना गाया। बोल थे सावरे सलोने से लागे जेन, तब से पड़त नहीं जिया को चैन। सच तो यह है कि श्रीमती राव ने अपने कंठ लालित्य से श्रोताओं का दिल जीत लिया। हर श्रोता की ज़ुबान पर उनके ही गायन की चर्चा थी। अगले दिन सुबह दूसरी सभा के आ गया पहला सत्र। मैंने भी शुरू में आपको समझाया था वीडियो के स्टार्टिंग में कि सत्र वाइज काम चलता है। तो अगले दिन सुबह दूसरी सभा की शुरुआत श्री बलजीत सिंह के तार शहनाई वादन से हुई। तार शहनाई का अपना आनंद है। बलजीत ने तार शहनाई पर हरीर भैरव मिश्र वैभरी ने धुन प्रस्तुत की। शहनाई और तबला वादन की संगत रोमांचकारी थी। इस युवा कलाकार में काफी संभावनाएं हैं। उसके बाद श्रीमती दलिया राहुल ने दादरा टप्पा और तुमरी निष्णात होने का परिचय अपने कंठ संगीत से दिया। नावा गवायन करायो तुम सांची का रहन गयो आयो दे गायन के लिए बहुत सराहना की गई। अंत में उन्होंने कबीरदास का भजन गाया, भजो रे भैया राम गोविंद हरि, गाकर श्रोताओं का मन मोह लिया। उसके बाद मंच पर श्री लक्ष्मण पंडित पधारे। उन्होंने एक मिनट बताती हूँ मैं इसके बारे में। तुलसीदास जी का भजन जानकी कहूँ में गाकर परिचय दिया। इसी प्रकार समारोह की तीसरी सभा में श्री राजन जी और श्री साजन मिश्र का गायन विशेष उल्लेखनीय रहा। बनारस घराने के इन दोनों ने ख्याल टोपा तरानी भजन गायकी में काफी नाम कमाया। इनकी गायकी ने रसग्र श्रोताओं का मन मोह लिया। स्वर पवित्रता लिए हुए थे। इसी सभा में श्रीमती एन राजन ने राग दरबारी बेला वादन में प्रस्तुत किया। श्रीमती राजन ने अपने कार्य में अरे इनकी गायकी ने रसज्ञ श्रोताओं का मन मोह लिया। स्वर पवित्रता लिए हुए इसी सभा में श्रीमती एन राजन ने राग दरबारी बैला वादन में प्रस्तुत किया। श्रीमती राजन ने अपने बैला वादन में रागों की शुद्धता का विशेष ध्यान रखा। देश की इस अग्रणी वेला वादिका ने वस्तुतः अपनी मनोहारी लयकारी से श्रोताओं को मुग्ध कर दिया। रविवार की सुबह समारोह की चौथी सभा में उस्ताद समाउद्दीन देसाई फरीदी ने अपनी रुद्रवाणी वादन से श्रोताओं के कानों में रस खोल दिया। किराना घराने के संगीतकार की चारी की काबिल तारीफ थी। रुद्र वीणा का नियंत्रण मुग्ध करने वाले था। इसी सभा में श्रीमती सुमन चौधरी ने राग गुजरी तोड़ी में ख्याल जा रे पृथ्वी का गायकर श्रोताओं को आनंदित कर दिया। श्रीमती चौधरी का स्वर संतुलन गजब का था। उन्होंने अपने गायन का समापन राग भैरवी में टप्पा और ठुमरी श्याम नाय गाकर किया। ग्वालियर के ही पंडित कृष्णा रविशंकर जी ने इस संध्या का शुभारंभ रस विभोर करने वाला कर दिया। ऐसी ही थी। कई बार श्रोताओं के मुख से वाह वाह के स्वर निकल पड़े। इस समारोह की पांचवी और अंतिम सभा सबसे अधिक महत्वपूर्ण थी। कैसे महत्वपूर्ण थी? आइए इसकी रिपोर्ट्स भी हम पढ़ते हैं।
उस दिन जिया मोहिउद्दीन खां डागर ने बीन बजाकर श्रोताओं के आनंद के सागर में गोते लगवाए थे। तो पंडित जसराज ने अपने गायन से आध्यात्मिक रस वर्षा की। ख्याल गायन में टप्पे की तान एवं श्रोता का लगाव पंडित जी की अपनी विशेषता है। अपने गायन में स्वयं तो डूब ही जाते हैं, श्रोताओं को भी गोते लगवाते हैं। इस विलक्षण स्वर साधक की गायिका अंतर चेतना को झंकृत कर दे इसे। इस सभा का समापन उस्ताद अमजद अली खां के सरोद वादन से हुआ। अमजद अली के इस समय के देश के सर्वश्रेष्ठतम सरोद वादक है। इनके गहरी तान, गमक, लय, छत और इनका चमत्कृत करने वाला ही श्रोता झूम उठते हैं। ग्वालियर में जन्मे इस युवा कलाकार में वस्तुतः अद्भुत क्षमता है। मध्य रात्रि के बाद तक चलने वाली संतम सभा में अमजद अली खां सरोज बजाते रहे और वो श्रोता अपनी लय पर झूमते रहे। सावर्णीय रसवर्षा थी। अंत में और इतना और कहना होगा कि समारोह में भाग लेने वाले श्रोता आम श्रोताओं से अलग संगीत प्रेमी थे। तीनों दिन सुबह शाम पंडाल खचाखच भरा हुआ था। संगीत की लहरें उठती गिरती रही, मन भीगता रहा, श्रोता झूमते रहे। ऐसे संगीत प्रेमी श्रोता को कम देखने मिलते हैं। तो इस प्रकार हमने आपको प्रतिवेदन लिखना सिखाया। मुझे लगता है कि हमारी इस वीडियो में आपका ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा कि प्रतिवेदन प्रस्तुतिकरण क्या कहलाता है। जब भी आप कोई भी आप रिसर्च करेंगे इन फ्यूचर, कभी आप भविष्य में रिसर्च पे काम करते हैं, तो सबसे बड़ा मुद्दा रिसर्च का होता है प्रतिवेदन प्रस्तुतिकरण। प्रतिवेदन आपका जब अच्छा बनेगा, आपने क्या प्रतिवेदन जैसे आप हमें में अभी पढ़ रहे हैं, पीएचडी करने का मन बनाते हैं, तो सबसे पहले आपसे सिनॉप्सिस बनवाई जाती है। संक्षेपिका जिसे कहते हैं सिनॉप्सिस कि आपने किस विषय पे काम करना है, उसकी एक सिनॉप्सिस तैयार करके ले आइए। तो जब वो आप सिनॉप्सिस बनाते हैं ना, तो वो सिनॉप्सिस बनाने का जो आपका तरीका होता है, वो कैसा होता है? आपको अगर सपोज़ कीजिए आपको मन्नू भंडारी जी के ऊपर से काम करना है, तो मन्नू भंडारी एक नारी लेखिका थी, एक स्त्री लेखिका थी और बहुत अच्छा लिखा है उन्होंने अपनी लाइफ़ बहुत शानदार लिखा है उन्होंने। तो उनके साहित्य को आपने थोड़ा बहुत पढ़ा, उसमें से आपने जो एक अच्छा कॉन्सेप्ट तैयार किया, उपसंहार जो तैयार किया, वो आपका प्रतिवेदन कहलाएगा। आशा करती हूँ कि आपको ये प्रतिवेदन वाला विषय बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा उदाहरणों के माध्यम से। अगर कहीं समस्या आती है तो आप वीडियो को 2 या 3 बार सुनकर इसके बारे में समझ सकते हैं कि प्रतिवेदन प्रस्तुतिकरण में प्रतिवेदन कैसे तैयार किया जाता है। मैंने 3 उदाहरणों के माध्यम से प्रतिवेदन बताया। एक मैंने आपको हाथरस की घटना के बारे में बताया, एक मैंने आपको शीत युद्ध जो हुआ था उसके रीज़न्स, उसके कारण, उसकी समस्याओं के बारे में प्रतिवेदन लिखना सिखाया। एक आपको मैंने रिसर्च को लेकर प्रतिवेदन लिखना सिखाया। आगे की तैयारी करेंगे हम अपनी अगली वीडियो में। धन्यवाद।